नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमारा जो अभी करंट में टॉपिक चल रहा है मशीन लर्निंग का, वो है नेव बेस क्लासीफायर। ओके, तो क्योंकि इसमें इस तरह के क्लासीफायर मॉडल्स में हम यूज़ करते हैं बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड है। तो इसमें जो इस तरह की जो एल्गोरिथम्स हैं, इसमें जो हमारे आउटपुट आते हैं वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आते हैं कि यस होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है या नो होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो इस तरह से हमारे आउटपुट्स आते हैं। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि बेस थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा दूं, जिससे कि आपको प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी के बाद बेस थ्योरम अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, उसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और जब आपको बेस थ्योरम अच्छे से क्लियर हो जाएगी एकदम, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद उसी बेस थ्योरम को हम अपने एमएल मॉडल में यूज करने लग जाएंगे। किस तरह से हम यूज करते हैं और किस तरह से हमारे जो है प्रिडिक्शंस आने लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम, वो मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। तो ये टॉपिक इस तरह से आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से आज के हम लेक्चर में समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क that deals with randomness. ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जो एक टर्म आ रहा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया, रेंडमनेस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक हमारा एक मैथमेटिकल टूल है या मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो हमें एक इस कैपेबल बनाता है कि हम रेंडमनेस को डील कर पाए। रेंडमनेस क्या होती है फ्रेंड्स, और प्रोबेबिलिटी की एंट्री कहां से हो जाती है? फॉर एग्जांपल, कुछ इवेंट्स की अगर बात करें जो डेफिनेट हैं, जो होने ही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये हमें पता है कि हमेशा जो है सन जो है वो ईस्ट से राइज होता चला आया है, आगे भी होता रहेगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम डेफिनेट है कि ऐसा होना ही है, ये इवेंट होना ही है, होता आया है और भविष्य में होता रहेगा। तो ये डेफिनेट इवेंट हो गया, तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हमको प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई या प्रोबेबिलिटी की हमको जरूरत कब से स्टार्ट हुई? जब हमने देखा कि हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक फुटबॉल मैच हो रहा है। ओके, दो टीम्स हैं, दो टीम्स आपस में फुटबॉल मैच खेल रही है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सी टीम जीत सकती है भविष्य में, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद कौन सी टीम जीत सकती है। तो ये चीज आ गई किस कैटेगरी में? रेंडमनेस में। हम श्योर नहीं है। ओके, तो मान लीजिए अगर दोनों टीम जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ की है, ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि 50-50 चांसेस हैं कि वो दोनों जो हैं टीम जीत सकती है। 50% चांसेस है कि टीम ए जीत सकती है, 50% चांसेस है कि टीम बी जीत सकती है। ओके, तो यहां पर अब एंट्री हो गई प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ संभावना, कि इस इवेंट के होने की क्या संभावना है। ओके, क्या चांसेस हैं इसके होने के। तो अगर मान लीजिए टीम ए जो है वो स्ट्रांग है इन कंपैरिजन विद टीम बी, तो हम ये बोल सकते हैं कि टीम ए के जीतने की चांसेस जो है या प्रोबेबिलिटी है वो 80% है, टीम बी की जो है वो 20% है। तो इस तरह से हमने रेंडमनेस को किस तरह से डील किया? विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये मैच का जो रिजल्ट था वो कंप्लीटली रैंडम था। मान लीजिए रैंडम का मतलब कि हमको पता नहीं था क्या रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है टीम ए हमें स्ट्रांग लग रही है लेकिन टीम बी जीत जाए। ओके, तो दैट इज कंप्लीटली रैंडम। तो रैंडमनेस को डील करने के लिए हमने एक मैथमेटिकल टूल बनाया जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, दैट मींस संभावना। हम अब संभावना फाइंड आउट करने लगे। ओके, तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए
टू ऑकर, कोई भी एक इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जिसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ओके, तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स we can define the probability in the mathematical form that the ratio of the favorable events with the total number of events, the total number of outcomes। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कॉइन को टॉस किया। ओके, तो अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो इसके रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं? मैं ये बोल सकता हूं कि या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आउटकम है, अगर मैंने कॉइन का टॉस किया है तो दो ही आउटकम्स हैं, या तो टेल या हेड। तो यहां पर एनएस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 2, आइदर हेड्स और टेल्स। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो हेड कितनी बार आ सकता है, इसका मतलब मेरा फेवरेबल जो आउटकम है या इवेंट है वो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक, दैट मींस हेड। अब मैं हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, तो अगर मैं पुट डाउन कर देता हूं तो मेरा पी ए क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड इज 1/2, मतलब हाफ। ओके, बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए अगर मैंने डाइस को फेंका है। ओके, तो डाइस में 6 मेरे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए? 6। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 7, 4 5 6 तक। ओके, तो ये इवेंट्स हो गए मेरे टोटल इवेंट्स 6। ओके, तो उस केस में मेरा एनएस क्या हो जाएगा? 6। ओके, अब मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो मेरा फेवरेबल इवेंट्स या इवेंट ऑफ ऑकरेंस एक है, जो 3 मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 1/6। ओके, मान लीजिए थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम को चेंज करता हूं, अगर मैं बोलूं कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन आने का मतलब ये हुआ कि अब मेरे जो फेवरेबल इवेंट्स हो गए हैं एन ए, वो अब 3 हो गए हैं, अब एक नहीं रहा, 3 हो गए इवन। दैट मींस 2 4 एंड 6, तो 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 1/2। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, जो हमने समझी दैट with the help of probability we are dealing with randomness and its expression is represented as favorable event divided by the total number of events। okay, तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा इसमें डेफिनेशंस कुछ या नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहला जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट मींस पीएस, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि जितने भी इवेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, जितने भी इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं, दैट इज सैंपल स्पेस। तो टोटल आउटकम्स, ओके, तो दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। ओके, दूसरा n5, इसको हम बोलते हैं नल प्रोबेबिलिटी। नल प्रोबेबिलिटी, नल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इवेंट जिसको हम बोल रहे हैं कि इसका चांस ही नहीं है होने का। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। ओके, तो इसमें हम इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इवेंट विथ
जीरो प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है उसको हम बोल देते हैं नल प्रोबेबिलिटी। ओके, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको चाहिए होता है तो हम इसको P5 से डिनोट करते हैं। थर्ड जो है वो होता है हमारा P A यूनियन B, इसको हम बोलते हैं A यूनियन B। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है ये यूनियन का सिंबल है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी of occurrence of either A और B और both, सभी की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ A और B और both, दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी है ना, या तो A हो जाए या B हो जाए या दोनों हो जाए। फोर्थ जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P A इंटरसेक्शन B, इसको मैं क्या बोलता हूं, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट A एंड B बोथ, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी जहां पर A को भी होना चाहिए और B को भी होना ही चाहिए, ऐसा इवेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं A इंटरसेक्शन B से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A एंड B बोथ टू ऑकर। ओके, तो दोनों इवेंट होनी चाहिए। तो दोनों का फ्रेंड्स डिफरेंस समझ लीजिए। A यूनियन B का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B और बोथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B बोथ, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी जब होती है तब हम इसको A इंटरसेक्शन B बोलते हैं। ओके, तो इसको हम फ्रेंड्स जितने भी जो नोमेनक्लेचर मैंने आप लोगों को बताए इनको हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आगे वाले जो हमारे टर्म्स होंगे वो हमें अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। वेन डायग्राम जो है वो एक पिक्चरटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो मैं वेन डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सो दिस इज कंप्लीटली नोन एज PS। ओके, कंप्लीट सैंपल स्पेस, ये मेरा पूरा सैंपल स्पेस है। ओके, तो ये मेरा कहलाता है वेन डायग्राम सैंपल स्पेस। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ A एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ B। ओके, तो ये दोनों जो है ये कहलाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ B। ओके, तो अगर मान लीजिए A की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, PA ओवर PS, PS मतलब पूरा टोटल एरिया। ओके, दिस एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। PB का अगर निकालना है तो दिस एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम दोनों को कंबाइन करके, दैट मीन्स तो अब ये देखिएगा, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रेड वाला आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट A। ये वाला मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस है A का, और ये जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ B। ओके, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से हमारी है। ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इस वाले पार्ट को शो करूं, ये वाला पार्ट है सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ A के होने का, ये वाला है सिर्फ B का, ये वाला जो है दोनों के कंबाइंड होने का, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी है। ओके, तो अगर मैं इसी वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी, ये क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ये वाला एरिया पी ए पूरा जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, ठीक, तो ये तो हो गया पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो रेड से मैंने बनाया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन में हमने इस देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी और बोथ, दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने फाइंड आउट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो सेंटर वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली क्या है? ये वाला, तो ये वाला एरिया है जो हमें ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी टू ऑकर, बोथ टू ऑकर। ओके, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स टू ऑकर, ए एज वेल एज बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैंने पी ए प्लस बी भी कर दिया है, तो ये वाला जो एरिया है अगर आप देखेंगे तो पी ए में भी ये वाला एरिया आ गया और पी बी में भी ये वाला एरिया आ गया। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है वो दो जगह कॉमन हो गया है, तो एक हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा यही वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे इसको, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला जो कलर्ड वाला एरिया ये क्या कहला रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस बोथ टू ऑकर। ये वाला एरिया मैंने पी ए पूरा ले लिया, पी बी पूरा ले लिया, और ये वाला एरिया दो बार आ गया है, ए में भी था बी में भी था, इस वजह से मैंने एक जो है उसको माइनस कर दिया। तो आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा कि ये ए यूनियन बी जो है वो अब मेरा पूरा आ गया है। दैट मींस कि ए यूनियन बी जो है अब मुझे यहां से यहां तक लेना है, ये और ये वाला। ओके, तो ये वाला मुझे पूरा लेना है, ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन भी ये है। फाइन, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फाइन, तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक समझ लिया, वेन डायग्राम से इसका रिप्रेजेंटेशन समझ लिया, और ये भी हमने समझ लिया कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ओके, बेसिक डेफिनेशन हमने समझ ही लिया। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। तो रिमेनिंग पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि हम उसके कुछ स्पेशल केसेस समझेंगे, जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और उसको फिर कनेक्ट कर देंगे किससे? बेस थ्योरम से। तो फ्रेंड्स आज का हम वीडियो यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।